हार्ट पेशेंट को ये कहा जाता है कि पानी कम पीना है। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में फ़र्क होता है। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अब आप 3 महीने हो गए हैं, तो अब आप 30 से 40 मिनट की अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें। दिल का मरीज जब छुट्टी करके हॉस्पिटल से घर जाता है तो सबसे पहले क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, ये बता देंगे। मेरे 70 से 80% पेशेंट्स हैं जो ऑयल को बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए कई बार आलमंड्स, वॉलनट सोक करके अराउंड अप टू 30 ग्राम्स भी हम डेली एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट्स को। चाय और पकौड़े कब खा सकते हैं? जो कुछ चीज़ें हम मना करते हैं उसमें पकौड़े रहते हैं। एक और ये नोशन था कहीं पे कि अल्कोहल लेने से हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो जाती जी, हैं। ऐसा हमने भी पढ़ा है कि वाइन इज गुड फॉर हार्ट। दिल के डॉक्टर देसी घी को किस तरह से देखते हैं, स्पेशली दिल के मरीजों के लिए? हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और हम देसी घी भी ले रहे हैं। एक ऑयल अभी भी बेस्ट कोई नहीं बता सकता जो हार्ट के लिए हो। लो बीपी हो तो क्या करना चाहिए और अगर हाई बीपी हो तो क्या करना चाहिए? हर 2 में से एक पेशेंट 60 साल के आसपास में ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए कैंडिडेट है। बहुत सारे इंडियन फीमेल्स में हमारे पास जो आती हैं लोअर बीपी होता है, 90 to 100 होता है। आप देखते हैं फीमेल्स की लॉन्जिविटी हमेशा ज़्यादा होती है मेल्स के कंपैरिजन में। सेहत के मामले में सबसे ज़्यादा सलाह पता है आजकल क्या दी जाती है? दिल के मरीज़ कैसे ना हो, और दिल के मरीज़ हो जाएं तो क्या करना है क्या नहीं करना है। जितने लोग उतनी राय। लेकिन आज हम कार्डियोलॉजी के ही डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं आपको ये बताने के लिए कि कैसे आप दिल के मरीज़ ना हो, और अगर हो भी गए हैं तो कैसे बिना घबराए आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हामिद थांडा हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि हर आदमी के पास दिल के मरीज़ के लिए ज़रूर कोई ना कोई सलाह होती है, जी तो सुनी सुनाई सलाह पे कितना भरोसा करना चाहिए और कितनी बार ये मान के चलना चाहिए कि नहीं जो डॉक्टर साहब ने कहा है वही पत्थर की लकीर है? जी, ये आजकल के टाइम में मैं कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे छोटे-छोटे वीडियोस बना दिए जाते हैं, जी। जो कई बार साइंटिफिकली बेस्ड नहीं होते और उसको सुन के लोग अपनी एक राय बना लेते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि अगर कोई 100 लोग होते हैं उनमें से मे बी 30-40 लोगों को एज आते-आते हार्ट की परेशानियाँ आती हैं, जिसमें बड़ी परेशानियां में भी 10-20% लोगों को आती हैं। तो क्योंकि एक बड़ा 80-90% लोग उस राय से भी ठीक रहते हैं, तो वो एक मत बना लेते हैं कई बार कि ये सही तरीका है। आप कभी लेकिन देखते हैं वो रील्स वीडियोस हाँ, जिसमें हम भी आता है देखते हैं, हम ये भी देखते खाएं हैं। नहीं जी, आएगा हार्ट बिल्कुल हम भी अटैक? देखते हैं और हमें कई बार लगता है कि शायद ये सब शायद इंडिया में ही चल सकता है। अगर कहीं बाहर चल रहा हो तो इस पे एक बैन होना चाहिए जैसे। तो कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं जो शायद कुछ डॉक्टर्स बताते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अगर आप हार्ट के मरीज़ हो गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल उसी को फॉलो करें जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियंस जिन्हें आप फॉलो करते हैं वो बताएं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनका इमरजेंसी हम ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन नहीं होता। और मैं आपको बताऊं तो 20 में से कोई 1 या 2 पेशेंट लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाते हैं और मोस्टली वो पेशेंट्स का आउटकम अच्छा नहीं होता। दे स्टार्ट फॉलोइंग सम अदर टाइप ऑफ मेडिसिन। सो एक बार अगर आपको स्पेशली अगर हार्ट की परेशानी आ गई है तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट की बात आपको लाइन टू लाइन मानना चाहिए। थोड़ी सी धारणा में भी कुछ कारणों से यहाँ पे बनी है जिससे पेशेंट्स इन चीज़ों पे विश्वास करने लगे हैं। लेकिन अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही सबसे अपील करना चाहूँगा कि हार्ट क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे सीधा सीधा लाइफ का रिस्क होता है, तो उसको लेके ज़रूर हमें सतर्क रहना चाहिए और जो ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनका ओपिनियन लेना चाहिए। बिल्कुल। आज बात करते हैं पहले उन लोगों की जो दिल के मरीज हो चुके हैं। नए नए दिल के मरीज हुए हों तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। पहला सवाल तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हार्ट पेशेंट को ये कहा जाता है कि पानी कम पीना है। जी। ये जो परसेप्शन है कितनी सही है और इसके पीछे क्या लॉजिक है? जी देखिए, अगर हार्ट अटैक आने से हार्ट की पंपिंग पे असर पड़ा है, वो असर तभी पड़ता है जब हम लेट आते हैं। जैसे आपको दर्द हुआ और कई बार हम कुछ और इलाज करने लग गए, गैस समझने लग गए, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे निकल गए और हमारी मेन नस जो हार्ट की थी उसमें ब्लॉकेज आ गई थी, तो वो डेफिनेटली हार्ट पे एक इम्पैक्ट डाल जाती है। और अगर हमारा जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है जिसको नॉर्मली हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर वो 55% से ज़्यादा रह जाता है अटैक आने के बाद भी, या इवन 40% से भी ज़्यादा रह जाता है, तो एक थोड़े से टाइम के बाद जो 2 से 6 हफ्ते का हो सकता है, तो पानी की मात्रा को नॉर्मल कर दिया जाता है। लेकिन जिन पेशेंट्स में 40% से या 35% से कम पंपिंग कैपेसिटी रह जाती है,
उन लोगों को काफ़ी टाइम तक वाटर रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन सिम्टोमेटिकली ठीक होने के बाद उसको बढ़ा भी दिया जाता है। तो ये नोशन हर पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जिनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी स्पेशली 35% से कम हो गई है, वहाँ काफ़ी टाइम तक हमें पानी की मात्रा को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन सिम्टम्स बेटर होने से जो मेडिसिन हम देते हैं, हार्ट अपना ही एक रीमॉडलिंग करता है। अटैक आने के बाद धीरे धीरे हार्ट रीमॉडल होना शुरू होता है, जिसमें 6 महीना, साल, 2 साल लग जाता है। यानी वो और रिकवरी मोड में थोड़ा आप बोल सकते हैं उसे। और रीमॉडलिंग होने के बाद मेडिसिन के साथ ये पानी की क्वांटिटी को बढ़ा भी दिया जाता है। तो वही डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए इसमें, कार्डियोलॉजिस्ट का स्पेशली। यानी सबके लिए नहीं, सबके लिए जिनकी पंपिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल हुई है, बिल्कुल सबके लिए कुछ नहीं, समय के लिए, उनको कुछ समय के लिए। कितना कम? मोस्टली देखिए, जिनको बार बार हार्ट फेलियर से एडमिशंस होते हैं, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में फर्क होता है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट कमजोर हो चुका है, या अटैक आने से पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है, मतलब हार्ट का इंटरनल प्रेशर बढ़ने से जो ब्लड है जो आगे जाना चाहिए वो कहीं फेफड़ों में जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स में हम पानी की मात्रा को लगभग 1.5 लीटर रखने की सलाह देते हैं, जिनको 1 या 2 एडमिशंस रिसेंटली हो गए हो हार्ट फेलियर से, और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 35% से कम हो जी। और अगर 30-35% से ज़्यादा है कैपेसिटी, तो मोस्टली 1.5 से 2 लीटर तक की क्वांटिटी भी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, उससे कम यूजुअली नहीं करते। और 1.5 महीने के बाद नॉर्मल पानी वो जितना चाहे पी सकता है? जी, अगर उसकी पंपिंग कैपेसिटी रिकवर कर जाती है या सिम्टोमेटिकली वो बेटर हो जाता है, तो उसकी पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अगर 40% से ऊपर पंपिंग कैपेसिटी हो जाती है, तो आप नॉर्मल जैसे आप पहले रहते थे, मोस्टली आप उस टाइप से रह सकते हैं। जी। डॉक्टर आंडे, जो आप 45%, 50%, 55% कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उन पेशेंट्स की जो दिल के मरीज हो गए। जी, तो नॉर्मल इंसान का इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग कैपेसिटी कितनी होती होगी? जी, नॉर्मल लोगों की जो पंपिंग कैपेसिटी जैसे मैंने बताया वो 55% या उसके ऊपर होती उसके है। ऊपर बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, 55 से आप 70 मान लीजिए। जिन लोगों का बीपी हो जाता है, हार्ट की मांसपेशी ज़्यादा मोटी हो जाती है, कई बार उन पे पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अच्छा, उसको भी हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। अगर 65-70% के ऊपर जा रही है तो वो भी एक रिस्क होता है। वो क्यों बढ़ लेकिन जाती है? वो हार्ट की जो मांसपेशी है, जो मसल है, वो थिक हो जाती है, तो हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है हमारा जो हार्ट है। और पंपिंग कैपेसिटी जो जो हमारी कैविटी है हार्ट की, वो मांसपेशी बड़ी होने की वजह से छोटी पड़ जाती है। जिस कैविटी में ब्लड आता है बेसिकली, आप ऐसा मान लीजिए। अब क्योंकि वो छोटी पड़ गई है, मसल बड़ी है, तो वो हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में आ जाती है, इसलिए बड़ी हुई जिसका भी एक टाइप ऑफ हार्ट फेलियर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, जिसे हम हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन तो ठीक है या ज़्यादा है, और उसके बाद भी हमें हार्ट फेलियर सिम्टम्स हो रहे हैं। वो ज़्यादातर हमारे वजन, बीपी और किडनी की परेशानियां इनसे रिलेटेड है। जितना हम समझते हैं, मेडिकल साइंस ने जितना इम्प्रूव किया है, दिल के ट्रीटमेंट तो ज़्यादातर अब मिनिमली इन्वेजिव हो रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती किसी प्रोसीजर के बाद, फिर भी शुरुआती 1-2 महीनों में दिल के मरीजों को क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम। आपने देखा होगा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, हम नाम नहीं लेंगे, जिन्हें स्टेंटिंग हुआ है और वो अब नॉर्मल काम कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे हम नॉर्मल चलते हैं। और जिन लोगों को माइनर अटैक्स होते हैं, उनको तो विद इन 2 to 3 डेज़ ही कई बार हम अलाउ कर देते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, या अनस्टेबल एंजाइना जिसे बोलते हैं। जिसमें मेजर हार्ट अटैक्स होते हैं, वहाँ ये पीरियड लगभग 2 हफ्ते से 6 हफ्ते का रहता है रिकवरी का, जिसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी रहती है, जिसमें पहले 2 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट रेस्ट। आप ऐसे मानिए जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम बोन को बांध देते हैं, हम प्लास्टर लगा देते हैं। हार्ट को हम प्लास्टर नहीं लगा सकते। बोन की हीलिंग के लिए रेस्ट जरूरी है, वैसे ही हार्ट की हीलिंग, अगर हार्ट में चोट लगी है तो उसकी हीलिंग के लिए रेस्ट जरूरी है। तो इसलिए मेजर अटैक्स में डिस्चार्ज के बाद भी अराउंड अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स हम रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वीक्स के बाद ग्रेजुअली पेशेंट की अगेन पंपिंग कैपेसिटी कैसी है हार्ट की, उसके अकॉर्डिंगली रिकवरी पैटर्न रहता है मोस्टली। और वो पैटर्न किसी के लिए 4 हफ्ते तक, किसी के लिए 6 हफ्ते तक रहता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस जैसे हमने बोला रेस्ट और एक पानी की क्वांटिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना, एकदम से नहीं बढ़ाना। लोगों से थोड़ा कम मिलना, और स्पेशली बाहर का जो खाना पीना है वो बिल्कुल अवॉइड करना इस 6 वीक्स के पीरियड के लिए। और जहाँ तक हो सके कम से कम पॉल्यूशन और इन चीज़ों से, इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं ये पेशेंट्स उस टाइम पे, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है। तो इन चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन रहता है, अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस, जो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हार्ट की परेशानी हुई है, आप उससे रिकवर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनमें मेडिसिन का भी होता है। अगर पेशेंट सब कुछ फॉलो करते हैं
तो मोस्टली पेशेंट्स जो है रिकवरी मोड में बहुत अच्छे से आ जाते हैं और 6 वीक्स टू 8 वीक्स के बाद ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपने कहा धीरे धीरे रिज्यूम करनी जी। है, तो 6 हफ्ते के बाद अगर सपोज कोई मरीज है जो चाहता है कि वो वापस एक्सरसाइज की तरफ लौटे, अगर वो पहले से जी। करता रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे, कैसे उसे शुरुआत करनी चाहिए? जी, अगेन देखिए इसमें वो पंपिंग कैपेसिटी का रोल रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जैसे हम नॉर्मल लोगों को जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है, उनको भी हम मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलते हैं। हैवी एक्सरसाइजेस के लिए हम वैसे भी मना करते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत प्रोटेक्टिव नहीं होती। जिन लोगों को कुछ गेम्स में जाना है या कुछ ऐसा इशू है तो उनको एक प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है वो इन लोगों के लिए भी हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन उसे ग्रेडेड फैशन में, जैसे आप पहले 15 से 20 मिनट स्टार्ट करेंगे और 2 वीक्स में अगर आप ठीक फील करते हैं तो जो सबके लिए रिकमेंडेशन है हमारा, जो अराउंड 30 टू 40 मिनट्स का होता है डेली में, आप वॉक के लिए कह रहे हैं? जी, मोस्टली वॉकिंग इनिशियली, और उसके 2 हफ्ते के बाद इफ़ यू फील कंफर्टेबल वही 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, और फिर 1 महीने के बाद आप में भी उसको आधे घंटे से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए इवन स्टेंटिंग के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजियोप्लास्टी के बाद, कि इस रिकमेंडेशन को आप फॉलो करें, जिससे लॉन्ग टर्म आपका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा रहे। और 30 से 40 मिनट की जो नॉर्मल एक्टिविटी ब्रिस्क वॉकिंग हम एडवाइस करते हैं, वो 6 हफ्ते के पीरियड के बाद मोस्टली और 6 हफ्ते उसको ग्रेडेड तरह से बढ़ा के हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अब आप 3 महीने हो गए हैं तो अब आप 30 से 40 मिनट की अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करें अगर वो कंफर्टेबल है। एक्सरसाइज के मामले में संतुलन बहुत ज़रूरी है। नहीं करने वालों को नुकसान होता है क्या, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करे? जी, बिल्कुल होता है। और जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने कुछ रील्स देखे, मैंने अभी हाल ही में एक रील देखा जिसमें एक काफ़ी सीनियर इंसान बता रहे थे कि वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होता है। ये बहुत ही गलत है। ये रील भी आजकल हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है साउथ एशिया हमारा जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। वर्ल्ड में और कहीं नहीं है इतनी ज़्यादा हार्ट इश्यूज जितने हमारे साउथ एशिया एरिया में हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप अपना रिस्क को, चाहे और रिस्क फैक्टर्स हों भी, तो भी आप उसे 1/4 से एटलीस्ट आप कट कर दे रहे हैं। तो वही मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, जो 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक बोल सकते हैं आप, किसी के लिए वो जॉगिंग हो सकती है, किसी के लिए ब्रिस्क वॉक हो सकती है, वो अगर आप करते हैं तो आप हार्ट अटैक को काफ़ी पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीक में 5 बार या 6 बार इसे ज़रूर फॉलो करें, और ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है हर एस्पेक्ट। दिल के मरीजों के लिए जो मैं समझ पा रही हूँ, वॉकिंग सबसे सेफ एक्सरसाइज है। उसके अलावा वो क्या है जो सेफली कर सकते हैं? जी, वॉकिंग सबसे सेफ भी है और सबसे फायदेमंद भी है, मैं ये बोलूँगा। ये भी कई बार नोशन रहता है कि हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएं या वेट एक्सरसाइजेस करें, तो उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ जैसे हम बोलते हैं, या अपना रिजर्व बनाने के लिए, उसके लिए ब्रिस्क वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, अगर हमें एंड्योरेंस देखना है, हमें आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क भी कम करने हैं, तो हमें थोड़ा काम अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग पे भी करना चाहिए। जैसे अगर आप 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप 10 मिनट मसल स्ट्रेंथनिंग को भी ज़रूर दीजिए। अच्छा। अगर आप ज़्यादा किसी एरिया में हैं जहां आपको मसल ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से आप उसको बढ़ा सकते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव में ब्रिस्क वॉकिंग के अलावा योगा का आजकल आपने देखा है, जो योगिक एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, उसमें स्पेशली मेडिटेशन और आलोम विलोम या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज जैसे हम बोलते हैं, वो भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उनका। तो दिल के मरीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? दिल के मरीज जो हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं। अगेन हैवी जो है हम अवॉइड करते हैं। हम मोस्टली लोग जानते हैं कि हैवी एक्सरसाइजेज से आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा हम देखते हैं कि कई बार कुछ डेथ्स भी सामने आती हैं कि हैवी एक्सरसाइज करते करते जिम के अंदर डेथ्स देखी गई हैं। उसके भी मैकेनिज्म होते हैं कि क्लॉट्स बन जाते हैं। तो हैवी एक्सरसाइजेज पर से भी हम मना करते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, जो किसी तरह के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में नहीं है या और कोई उनका पर्पस नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म मसल मास हमें हेल्प करता है फ्यूचर में जॉइंट प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए। मे बी कार्डियक हेल्थ के लिए भी इट इज़ बेनिफिशियल डेफिनेटली, लेकिन एक हद तक, मॉडरेशन में। जैसे मैंने बोला, अगर आप सिर्फ अपनी कार्डियक हेल्थ पे काम करना चाहते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग विल बी इनफ, लेकिन और आप थोड़े बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उसको आप एक
इवन टाइम के साथ जब आपकी एंड्योरेंस डेवलप हो जाती है तो आप उसको एक 40-60 के रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। 60% आप कार्डियक एक्सरसाइजेस जो जैसे वॉकिंग है या साइकिलिंग है, स्विमिंग है, उन पे एरोबिक एक्सरसाइजेस पे आप ध्यान दे सकते हैं जी। और आपकी जो स्प्रिंटिंग है या वेट लिफ्टिंग है उसको आप धीरे धीरे 40% तक भी ला सकते हैं। दिल के मरीजों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले क्या प्रिकॉशनरी कोई टेस्ट कराने चाहिए? जी, जैसे आपने बोला दिल के जो ऑलरेडी मरीज हैं जी। तो मोस्टली हमें लगता है कि वो एक फॉलोअप में रह रहे होंगे और वो डॉक्टर की सलाह के साथ ही आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में। तो डेफिनेटली अगर कुछ लंबा गैप आ चुका है तो नॉर्मल जो हमारे टेस्ट होते हैं जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं या ट्रेडमिल टेस्टिंग है वो हम यूजुअली एडवाइस करते हैं पोस्ट स्टेंटिंग, पोस्ट एंजियोप्लास्टी जो कार्डियक पेशेंट्स हैं हमारे उनको हम फॉलोअप में रखते हैं और इनके बेसिस पे ही हम एडवाइस करते हैं कि वो कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं तो बिना ये टेस्ट कराए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट स्टार्ट करिए, जो डॉक्टर एडवाइस करता है वही करिए। और एटलीस्ट अगर आप बिल्कुल अच्छा भी कर रहे हैं लाइफ में, सब कुछ नॉर्मल है, तो एटलीस्ट ईयरली इन टेस्ट को दोबारा हमें ज़रूर कराना चाहिए और ईयरली फॉलोअप्स मैंडेटरी हैं। ऑल्दो 6 मंथली जो हार्ट के पेशेंट हैं जो बिल्कुल स्टेबल स्टेट में चले गए हैं उनको आइडियली 6 मंथली फॉलोअप्स या एटलीस्ट ईयरली फॉलोअप्स लेना चाहिए। जो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जो अपनी बिल्कुल दवाएं ठीक समय चल से रहे ले हैं, रहे जो हैं। बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये तो अब हमने लोगों को मेहनत वाला काम तो बता दिया। दिल का मरीज जब छुट्टी करके हॉस्पिटल से घर जाता है क्या खा सकता है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है घर वालों का भी और पेशेंट का भी। तो सबसे पहले क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं ये बता दें। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या खा सकते हैं, ये इससे ज़्यादा क्या नहीं खा सकते, कई बार ये पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बार पेशेंट्स ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं जब उनका स्टेंटिंग होता है, एंजियोप्लास्टी। आप मानिए मेरे 70 से 80% पेशेंट्स हैं जो ऑयल को बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है हमें। हम हमेशा यही बोलते हैं एक नॉर्मल चीज़ बताने के लिए कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स खा रहे हैं आपको कोई स्पेशल डाइट नहीं बनानी है घर में। हाँ, तो जो आपका नॉर्मल जो इंडियन डाइट है, जैसे हम बोलते हैं कि आप जो खाते आ रहे हैं बहुत सालों उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बहुत सारे मेडिसिन ऐड हो जाते हैं। मेडिसिन से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स और वीकनेस ज़रूर होती है। मेडिसिन को टाइट करने के लिए, साइड इफेक्ट्स कम होने के लिए एटलीस्ट 1 से 3 महीना लग जाता है बॉडी को एडजस्ट करने में। और उसी के ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, स्पेशली ऑयल को बिल्कुल 0% पे ले आते हैं पेशेंट्स, तो वीकनेस एक बहुत बड़ा इशू आता है पेशेंट्स में। कई बार ब्लड प्रेशर्स ड्रॉप होने लगते हैं। तो पेशेंट्स को एक बैलेंस डाइट जैसे वो पहले ले रहे थे, जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो। ऑयल 1 से 2 चम्मच जैसे हम एडवाइस करते हैं कि आपके कुकिंग मीडियम में ऑयल की मात्रा जितना आप कम रख सकें, रीयूज ना करें ऑयल को, और चेंज करके अगर आप ऑयल यूज कर सकें तो वो बेस्ट माना जाता है। उस चीज को आप फॉलो जरूर करें। नमक आप कम से कम खाएं, एडिड सॉल्ट ज्यादा ना लें, मीठी चीजें ज्यादा ना लें, बाहर का खाना अवॉइड करें, मॉडरेशन में खाएं। जैसे आपको 100 भूख है तो आप 80% अपने स्टमक फिल करेंगे, थोड़ा लाइट रखेंगे खाने को, लेकिन कोई भी नॉर्मल वेजिटेबल्स, रोटी जो हम नॉर्मली खाते आ रहे हैं उनको बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बैलेंस डाइट में फ्रूट्स और फाइबर्स का भी रोल रहता है, तो वो भी हम एडवाइस करते हैं कि आप लें जी। और गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए कई बार आलमंड्स, वॉलनट सोक करके अराउंड अप टू 30 ग्राम्स भी हम डेली एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करना चाहिए। डाइट से हार्ट की प्रॉब्लम बनती भी सालों में है अगर सिर्फ डाइट रिस्क फैक्टर है। और हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है एंजियोप्लास्टी के बाद वो ये है कि रिकरेंट इवेंट्स ना हो, तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है जिसे बहुत इनिशियली पहले 1 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा लागू नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आ चुके हैं तब उस पर आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन में आ सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अभी हॉस्पिटल से आए हैं, अभी रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, बाद में हम दिल खोल के खा लेंगे। ऐसा होता है, तो बाद में वो कई बार अपनी स्मोकिंग भी स्टार्ट कर देते हैं और बाद में डाइट थोड़ा भूल जाते हैं, तो वो हम ज़्यादा बोलते हैं। और स्पेशली आजकल के एस्पेक्ट में जहाँ पे यंग पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, जब हम 60 से 70 साल में एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 10-20 साल का चाहिए, और अगर हम 40 साल में एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं किसी की, तो वहाँ हमें अभी 30-40 साल आगे जाना है, जहाँ पे डिसिप्लिन इन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हमारे ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट्स लेस एज ग्रुप में है, 45 साल से कम, 40 साल से कम, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 20 से 30% ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो इन लोगों को डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए। इन लोगों के लिए मेडिसिन लेना भी एक चैलेंज होता है। यंग पेशेंट्स मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो डिसिप्लिन में रहना,
डाइट रिस्ट्रिक्शंस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली यंग पेशेंट्स के तो लिए। दिल के यंग मरीजों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं, हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद चाय और पकौड़े कब खा सकते हैं वो? छुट्टी होने के बाद देखिए चाय का ये रहता है कि चाय और पकौड़े मिला के ना खाए जाएं तो बहुत अच्छा है। जो कुछ चीज़ें हम मना करते हैं उसमें जी। पकौड़े रहते हैं, जो भी चीज़ डीप फ्राई करके बनती है उसे उससे हम दूर थोड़ा रहें। अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांस फैट्स आ जाते हैं जो हार्ट के लिए बहुत बुरे माने जाते हैं। जी। तो पकौड़े एक चीज़ है, जैसे पूरी है, पकौड़े है जो डीप फ्राई करके बन रहे हैं, उन्हें थोड़ा अवॉइड करना है। टी कॉफ़ी हम 1 या 2 बार एडवाइस करते हैं कि पेशेंट्स ले सकते हैं। अच्छा। तो टी आप चाहे पहले दिन से भी ले लीजिए, लेकिन 1 या 2 बार, क्योंकि एक उसमें या दो। कैफीन रहता है और सब्सटेंसेस हैं जो बीपी पे थोड़ा असर डाल सकती हैं। तो बहुत हैवी अमाउंट में हमें नहीं लेना है। पकौड़े एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप कभी ले लिया साल आपने, में 2 बार। कभी महीने में या 2 महीने में 1 बार ले लिया या मौसम में ले लिया, लेकिन हाँ डेली में तो हम ये एडवाइस तो नहीं आप करते जेनरस उसको। अलाउंस दे रहे हैं। महीने में 1 बार तो जेनरस महीने में अलाउंस भी है। मॉडरेट जिनको बहुत पसंद है। 2 पकौड़े हाँ इतना बोल सकते हैं। जस्ट टेस्ट के लिए, आपके पुराने टेस्ट के लिए आप वो 2 शायद पकौड़े। इतना नुकसान नहीं करेगा। जी। साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए जो पेशेंट्स जो चीज़ें बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं, हुँ। उनको हम स्पेशली जो एज में ज़्यादा हैं उनको हम कई बार अलाउंस देते हैं। लेकिन हाँ यंग पेशेंट्स में अगेन मैंने बोला, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होता है, तो उनको ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यंग पेशेंट है उसको लंबे समय तक और सेहतमंद ज़िंदगी दिलानी है, इसलिए डॉक्टर्स का फोकस ज़्यादा रहता है कि आप गलतियाँ कम से कम करें। अब यंग पेशेंट की बात हो ही रही है, तो फिर वहीं आती हूँ कि हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, अल्कोहल कब से ले सकते हैं? पूछते होंगे मरीज आपसे? जी पूछते हैं। तो देखिए एक पर्सपेक्टिव हमारा जो है, बहुत सारी गाइडलाइंस हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड से आती हैं, हुँ। जहाँ पे आपको पता है एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, बॉडी बिल्ड पेशेंट्स का काफ़ी अलग है हमसे, जी। एथनिसिटी इतनी रिस्क की नहीं है, तो वहाँ पे वो मॉडरेट अमाउंट्स में अल्कोहल अलाउ करते हैं। हुँ। वो भी इतना अर्ली नहीं। अगेन फर्स्ट जिनका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी पे असर पड़ा हो, उसमें 4 to 6 वीक्स का हम पूरा एब्सटिनेंस बोलते हैं पेशेंट्स को करने के लिए। जी। और अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न गाइडलाइंस उसके बाद 30 to 60 ml की अलाउंस एक दी गई थी। ऑल्दो इंडियन पेशेंट्स में ये भी मोस्टली ज़्यादा होता है डेली के बेसिस पे। तो इंडियन पेशेंट्स में हमारा एडवाइस इसको वीकली करने के लिए हो जाता है कि आप 30 या 60 ml वीकली 6 हफ्ते के बाद में भी, अगर आपको बहुत ज़रूरी है लेना, उसको एडिक्शन की तरह कभी भी नहीं देख सकते। अल्कोहल में ज़रूरी जैसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। इसमें एक और ये नोशन था कहीं पे कि अल्कोहल लेने से हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो जाती जी, हैं। ऐसा हमने भी पढ़ा है कि वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट। हाँ, तो ऐसी अब बहुत सारी स्टडीज़ आ गई हैं जिसमें इंडियन पेशेंट्स के लिए एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है। ये क्योंकि हमारी जो एथनिसिटी है वो डायबिटीज़ प्रोन है, ओबेसिटी प्रोन है, और ये अल्कोहल में आपको पता है एम्प्टी कैलोरीज़ होते हैं जो हमें वेट गेन कराते हैं, जो बीपी, शुगर दोनों में ख़राब असर डालते हैं। तो इसके जो बेनिफिट इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे आके निगेट हो जाते हैं। तो इंडियन पेशेंट्स के रिस्पेक्ट में ये मोस्टली धारणा हमारी वेस्टर्न गाइडलाइंस, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बनी है। एथनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हमने देखा कुछ हमारे राज्य हैं जैसे केरला है, जहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं लेकिन हार्ट प्रॉब्लम्स इतने नहीं होते। तो बहुत लोगों ने कोकोनट ऑयल नॉर्थ में ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। और कोकोनट ऑयल ज़्यादा लेने से यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ लोगों को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी, इस तरह की भी स्टडीज़ हैं। तो अगेन हम एथनिसिटी को बोलते हैं कि आप रिस्पेक्ट करिए, आपकी जो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनको एकदम से मत चेंज करिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जो नोशन आया है हमारा अल्कोहल को लेके, आप देख रहे हैं प्रचलन बहुत बढ़ रहा है अब अल्कोहल का। जी। दिन बाय दिन स्मोकिंग, अल्कोहल बढ़ता जा रहा है इंडिया में। ये ज़्यादातर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की वजह से है। इसी वजह से वेस्टर्न डाइट जैसे जैसे लास्ट 20-30 साल में हमारे यहाँ पे आई है, फास्ट फूड्स यहाँ पे आए हैं, तो इन सब का असर अब हमें दिखाई देने पड़ रहा है। और अगर हमने नहीं ध्यान दिया तो ये और बढ़ता चला जाएगा और 1-2 जनरेशंस पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेस्टर्न गाइडलाइंस को बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। जहाँ पे हमारे अलग पर्सपेक्टिव हैं वहाँ देखें। उस रिस्पेक्ट में अल्कोहल को मैं एक स्ट्रिक्ट नो मानता हूँ हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन के हिसाब से देखें तो पर वीक में भी 30 to 60 ml अलाउंस हम कर देते हैं आफ्टर अराउंड 6 वीक्स, जब पेशेंट को ये अटैक का इशू आता है। आपने केरल की बात की जहाँ कोकोनट ऑयल बहुत यूज़ होता है। नॉर्थ में देसी घी को लेकर एक फैसिनेशन है लोगों में और कुछ लोग मानते हैं उससे ताकत आती है। दिल के डॉक्टर देसी घी को किस तरह से देखते हैं, स्पेशली दिल के मरीजों के लिए? जी अगेन ये थोड़ा वही कंट्रोवर्शियल इशू आ जाता है। देसी घी एज सच अगर उसके आप
कंटेंट्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट से भरा होता है। मे बी कुछ स्टडीज़ में कुछ घी प्रोडक्ट्स में 70%, कहीं 90% तक भी सैचुरेटेड फैट पाया गया है, लेकिन उसमें कहीं लिनोलिक एसिड जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, बीटा कैरोटीन है जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी पाए गए हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और वो अपनी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस में इसको लेते आ रहे हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है, वो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और ये बहुत खराब बिल्कुल नहीं है जिन लोगों को ऑलरेडी। लेकिन जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको हम एडिशन करने के लिए इतनी ज़्यादा सलाह नहीं देते हैं। जिन लोगों का स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जी, और जिन लोगों को फ्रेश कार्डिक इवेंट्स हुए हों, उनके लिए अलाउंस हमारा घी के लिए 1 या 2 टीस्पून का है, मतलब 5 से 10 ग्राम का, उतना आप ले सकते हैं। लेकिन आपके प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली वो लोग जो 1 से 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी डेली कर लेते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। कुछ स्टडीज में हार्ट के लिए भी, और कुछ ज़्यादा स्टडीज़ में आपके ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगेन एक चीज़ कभी भी पूरा नुकसान नहीं करती अगर हम इसको मॉडरेशन में लेंगे। लेकिन अगर हमारी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और हम देसी घी भी ले रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, और हम सोचेंगे कि देसी घी खाने से सब कुछ ठीक होगा, जहाँ मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आएंगे वहाँ देसी घी भी नुकसान करेगा। जहाँ आपके बाकी रिस्क फैक्टर्स प्रोटेक्टेड हैं वहाँ में भी आप मॉडरेट क्वांटिटी में इसे ले सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं और कुछ हानिकारक एस्पेक्ट्स भी हैं। दोनों को थोड़ा मॉडरेशन में अलाउड है, चेंज करना हमेशा प्रेफर्ड है। तो जैसे इंडियन कुकिंग में है, कहीं देसी घी इस्तेमाल होता है, कहीं सरसों का तेल, उसी बिल्कुल तरह से उसी बिल्कुल प्रैक्टिस वही को चेंज करना। इवन हमारे जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने भी माना है, ऑयल को लेके 3-4 चीजें माना है। एक ऑयल अभी भी बेस्ट कोई नहीं बता सकता जो हार्ट के लिए हो। कुछ चीज़ें हैं कि सैचुरेटेड ऑयल को हमें अवॉइड करना है पोस्ट कार्डिक पेशेंट्स में, हमें चेंज करना है ऑयल को। कभी आप सरसों का तेल ले सकते हैं, कभी आप देसी घी ले सकते हैं, कभी आप रिफाइंड में भी सनफ्लावर या सैफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। तो चेंज करना हमेशा बेनिफिशियल माना है, कम क्वांटिटी रखना हमेशा बेनिफिशियल माना है, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट माना है। बिल्कुल। दिल के मरीजों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने की बहुत सलाह दी जाती है। लो बीपी होने पर लोग कहते हैं कि कॉफ़ी पी लो तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हाई बीपी को लेकर भी अपने अपने नोशन है। लो बीपी हो तो क्या करना चाहिए, और अगर हाई बीपी हो तो क्या करना चाहिए? देखिए वही है कि अगर लो बीपी, वैसे लो हमारे यहाँ हम ये मानते हैं एज कार्डियोलॉजिस्ट, द लोअर द बेटर, हम तो ये मानते हैं हमेशा। अच्छा। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, अगर आपका बीपी 90 या 100 है और आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, आपको कोई चक्कर नहीं आ रहा, आपको कोई वीकनेस नहीं है, आपने डे टू डे एक्टिविटीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो बीपी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी लॉन्जिटिविटी और भी ज्यादा रहेगी, चाहे वो 60-90 दिखा रहा है। 60-90 भी। बहुत सारे इंडियन फीमेल्स में हमारे पास जो आती हैं लोअर बीपी होता है, 90 to 100 होता है। आप देखते हैं फीमेल्स की लॉन्जिटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है मेल्स के कंपैरिजन में। मेल्स में बीपी हमेशा थोड़ा हायर साइड पे होता है और एज के साथ और बढ़ता है, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में भी बढ़ता है। तो लोअर द बेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। तो अगर आपको लो बीपी कुछ परेशानी नहीं दे रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वीकनेस हो रही है, आपको बहुत थकान हो जाती है बहुत जल्दी, और बीपी आपका लोअर साइड पे है, फिर हम कुछ ज़रूर इसमें बोलते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन अच्छा रखना। बहुत हल्के मात्रा में आप मॉडरेशन में सॉल्ट इंटेक को कई बार बढ़ा सकते हैं, जिसमें अगेन जैसे आपने बोला लाइम वाटर में थोड़ा सॉल्ट लेना। हाइड्रेशन एक टाइम से लेते रहना, 1 से 1.5 घंटे पे पानी लेते रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन डाइट्स में प्रोटीन बहुत कम होता है, लेस देन 10% होता है, जिसका रोल बहुत माना गया है लो बीपी के अंदर। और इंडियन फीमेल्स में स्पेशली प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम रहता है। अगर प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया जाए तो बीपी थोड़ा बेटर ज़रूर हो जाता है हाइड्रेशन के साथ। अच्छा। तो अगर बीपी हमें परेशान नहीं कर रहा है तो कुछ मत करिए, लेकिन अगर कर रहा है तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। हाई बीपी के मरीजों को अक्सर कहा जाता है नमक कम खाना है जी। इंडियंस को कम नमक ही समझ नहीं आया आज तक, कितना कम कहलाएगा, आप थोड़ा समझाएं। हाँ देखिए बहुत कम एक्चुअली। हमारी अगर जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स हैं उसमें स्टडीज़ के अनुसार हम 10 से 15 ग्राम हम नॉर्मली अपने खाने में नमक खाते हैं, जो नॉर्मल सब्जी में यूज हो जाता है। ओवर जो उसके ऊपर डाल लेते हैं, जो चटनी में खा रहे हैं, जो अचार में खा रहे हैं, वो अलग से आ जाता है। उसे तो हम काउंट भी नहीं करते। उसे हम काउंट भी नहीं करते। हमारी जो हार्ट एसोसिएशन है, जैसे आप जानते होंगे कि 5 से 6 ग्राम नमक, लेस देन 6 ग्राम्स, लेस देन 5 ग्राम्स, और अब तो और लेस देन
3 ग्राम्स भी 3 आ गया है। ग्राम्स। हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए 2 ग्राम्स आ गया है। तो एक अचार या पापड़ खा लिया तो 3 ग्राम तो हो गया। आराम से हो गया। तो एक छोटा चम्मच जो हमारा होता है वो लगभग 5 ग्राम का होता है, जो बहुत छोटा होता है। जो बड़ा चम्मच होता है वो 15 ग्राम तक का होता है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसे हमें काफ़ी कट करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये करते हैं तो काफ़ी हमारी जो अभी हाइपरटेंशन के आप जानते हैं प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है, 50 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स, हर 2 में से एक पेशेंट 60 साल के आसपास में ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए कैंडिडेट है। अगर सॉल्ट को रिड्यूस किया जाता है, अगर हम शुरू से करते आए 20-25 साल की एज से, तो मेरा मानना है कि इसको हम 50% तक कट कर सकते हैं। सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट है बीपी के लिए। हम भारतीयों में देखते हैं कि मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी भी होती है, B12 को लेकर, विटामिन डी को लेकर हर कोई परेशान रहता है। क्या ये भी हार्ट पर लोड डालता है अगर विटामिन डेफिशिएंसी है? जी, कुछ हद तक डेफिनेटली विटामिन डी का बहुत रोल माना गया है डायबिटीज़ पेशेंट्स में, किडनी इश्यूज़ करने में भी। जहाँ भी किडनी इश्यूज़ बनते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्ट में भी रीमॉडलिंग में इसके असर देखे गए हैं। तो विटामिन डी की कमी काफ़ी प्रेवलेंट है इंडिया में, डिस्पाइट कि यहाँ बहुत ज़्यादा सनशाइन होता है, लेकिन उतना ज़्यादा सनशाइन लोग ले नहीं पा रहे हैं शायद आजकल लाइफस्टाइल की वजह से। और विटामिन B12 थोड़ा वेजिटेरियन डाइट की वजह से और थोड़े कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से इसकी कमी काफ़ी प्रेवलेंट है। विटामिन डी की कमी तो हमारी जो क्लिनिकल हम अगर देखें तो 80-90% पेशेंट्स में हमें मिल जाती है। B12 की कमी भी 40-50% लोगों में हमारी रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना, क्योंकि हमारी न्यूरोजेनिक हेल्थ के लिए, नर्व्स की हेल्थ के लिए, जो हर जगह होती है, हार्ट में भी होती हैं, तो उसके लिए सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए B12 की ज़रूरत होती है। और अगर वो कम रहेगा तो कहीं ना कहीं उस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन आने लगता है, जो धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर ज़रूर बनता है हार्ट हेल्थ के लिए। चलते चलते हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं, उनकी जो दवाएं होती हैं, उनके बारे में अक्सर लोगों को लगता है क्या ये ज़िंदगी भर चलेंगी? जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको हार्ट में स्टेंट डल गया है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो शायद आपको एक मेडिसिन, जो एक ब्लड थिनर और एक कोलेस्ट्रॉल की हम मेडिसिन बोलते हैं, अगर आपके बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा नहीं है, तो शायद 1 साल या 3 साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी सिग्निफिकेंट डिजीज थी, ये एक दवाई शायद आपको लेते रहना चाहिए, जिससे आप प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो वो ऑलमोस्ट शायद लाइफ लॉन्ग है। लेकिन अगर आपको और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो फिर 1-2 दवाइयाँ और इसमें ज़रूर ऐड हो जाती हैं। और ये मोस्टली इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, हमने देखा है 10-20% ऑफ पेशेंट्स बीपी और डायबिटीज़ की दवाइयाँ छोड़ भी पाते हैं। लेकिन उसके लिए दवाई में कंसिस्टेंसी और आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में कंसिस्टेंसी, जहाँ पेशेंट्स दवाई छोड़ने लगते हैं बीच बीच में अपने आप, बिना डॉक्टर की सलाह से, वहाँ फ्लक्चुएशंस आते हैं और ये कभी अचीव नहीं हो पाता। तो जैसे आपने कहा कोलेस्ट्रॉल की दवा और ब्लड थिनर वो तो मिनिमम है जो चलेगी, लॉन्ग टर्म में क्या इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमम है। दवाई हम हमेशा तभी देते हैं जब हमारा रिस्क बेनिफिट रेशियो हमेशा बेनिफिट के फेवर में होता है। तो रिस्क इन दवाइयों के, ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे पास आज जो 40-40, 50-50 साल से ये मेडिसिन खा रहे हैं, किसी ऑर्गन पे इनका बुरा असर नहीं होता। किसी पेशेंट्स की टेंडेंसीज होती हैं कि वो ब्लीडिंग के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो कुछ पेशेंट्स में अगर हम 100 लोगों में ब्लड थिनर देते हैं तो किसी 1 या 2 लोगों में कई बार कोई ब्लीडिंग इश्यूज हो सकते हैं। ऑल्दो ये दवाइयाँ मिनिमम टू मिनिमम डोज में रखी जाती हैं, जिनके बहुत बहुत रेयरली, मैं बोलूँगा कि कोई 250 या 300 पेशेंट्स में कई बार कोई मे भी साइड इफेक्ट मिल जाए। लेकिन वही है कि हमारा रिस्क बेनिफिट रेशियो जो है वो इतना स्ट्रांगली इनके फेवर में है कि अगर हम 249 पेशेंट्स को बेनिफिट दे रहे हैं और एक पेशेंट हमारा रिस्क पे है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हाँ, 100 में से किसी एक में, 200 में से किसी एक पेशेंट में मे बी कई बार ये कुछ एक इशू ला सकता है जो अनइंटेंशनल हो, जो एक साइड इफेक्ट की तरह आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो दवाएं कितनी कम होंगी ये आप पर डिपेंड करता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड थिनर, 1 या 2 दवा, अगर आपका लाइफस्टाइल पूरी तरह से ठीक है, पैरामीटर्स कंट्रोल में है, आप अच्छी जीवन शैली बिताते हैं, तो दिल की बीमारी के बावजूद आप वो सब कर सकते हैं जो कोई आम इंसान कर सकता है। अपनी दवाओं को कम से कम रखना आपके हाथ में है। डॉक्टर के फॉलोअप में पूरी तरह ठीक है तो साल में 1 बार भी रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। आई एम श्योर दिल के बहुत सारे मरीज राहत की सांस लेंगे। श्योर, थैंक यू।